हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल नौकरी वाला पे। दोस्तों, आज से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम लोग रेगुलर बेसिस पर प्रीवियस ईयर के एक सेट लेकर आते रहेंगे। सेट एक सेट 2 पार्ट में होगा। हर एक पार्ट में 50-50 क्वेश्चन होगा। जितना भी सेट है 2016 का हम लोग सब करेंगे। उसके लिए आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। जरूरतमंद लोगों को आप लोग शेयर करें। हमारा चैनल का यही उद्देश्य है कि जरूरतमंदों तक हमारा सपोर्ट पहुंचे और आप भी हमें सपोर्ट करें। उसके लिए बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हमारा आज का जो पहला सेट होगा 2 अप्रैल 2016 का है पहला शिफ्ट। तो आइए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि ये रीजनिंग से क्वेश्चन है। जॉन कहता है कि शेरोन मेरे दादी के एकलौते बेटे की बेटी है। यानी कि जॉन की दादी, ठीक है, के एकलौते बेटे की बेटी, यानी कि जॉन की दादी हुई। यानी कि जॉन का पोजीशन कुछ यहाँ पे होगा, यानी कि शेरोन के बराबर। और ये भी कह रहा है कि जॉन की दादी का ये क्या है, ये एकलौता बेटा है, यानी कि ये इसका ही बेटा होगा, बिल्कुल होगा। और ये क्या है, ये शेरोन है, यानी कि गर्ल है। तो कहता है क्या है कि इसका और इसके साथ क्या संबंध होगा। ये आपकी शेरोन हो गई, ये आपकी जॉन हो गया। तो यानी कि ये इसकी बहन होगी। ठीक है, ऑप्शन ए, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर टिकी है। यह जमीन के साथ यहाँ पे 60 होगा, ठीक है, मिस्टेक है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। दीवार से सीढ़ी के पैरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक दीवार है, ये आपका फर्श है मान लो, ये आपका सीढ़ी है जो कि 20 मीटर हाइट है। ठीक है, 20 मीटर लंबा सीढ़ी है। ठीक, और आपका एंगल जो है जमीन से जो एंगल बना रहा है 60 डिग्री है। ठीक है, दीवार से सीढ़ी के पैरों के बीच की दूरी क्या थी, यानी कि आपको ये डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, दीवार से सीढ़ी के पैर के बीच का डिस्टेंस निकालना है। इसको आप x मान लीजिए। ठीक है, cos थीटा क्या होता है, cos 60 होता है 1/2 इक्वल टू b/h होता है। cos थीटा सब जानता है। b क्या है आपका, x क्या है, b के बराबर है, h क्या है 20 के बराबर। ठीक है, तो b/h यानी कि 1/2, b के जगह आप x रखो, h की जगह आप 20 रखो, 2 से 10 बार, यानी कि x बराबर 10। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जीवों और पर्यावरण के बीच की अन्योन्य के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। माइक्रोबायोलॉजी किसका स्टडी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन के खेल में निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्ड हिट ओवरहेड शॉट है जिसमें शटल को प्रतियोगी के भाले में तेजी से नीचे की ओर हिट किया जाता है। ये क्वेश्चन अगर आप बैडमिंटन देखते होंगे तो देखकर मार सकते हैं। इसको स्मैश बोलते हैं, किसी चीज को जोर से मारना। जब बॉल को जोर से हिट करते हैं ना, उसको हम स्मैश बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। ये आपका रीजनिंग से प्रश्न है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस को ना आप सीधे क्वेश्चन पे जाइए। ऊपर क्या डिटेल लिखा है उसको बाद में कर लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में है 35 माइनस। अब देखिए, अब क्वेश्चन में जाकर देखिए माइनस को क्या बोला गया। यहाँ देखिए माइनस का अर्थ है डिवाइड, यानी कि डिवाइड लगाइए 5। अब प्लस को क्या बोला गया है, प्लस को बोला गया है मल्टीप्लीकेशन, यानी कि 6। मल्टीप्लाई को क्या बोला गया है, देखिए प्लस प्लस 7। ठीक है, क्या हो गया 7 इंटू 6 प्लस 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा 49। आंसर बी। ठीक है, 49। कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि 3 संख्याएं 4, 5, 7 के अनुपात में है और उनका योग 320 है, इनमें से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है। अगर पहला को 4:5:7 है तो सबसे छोटी संख्या 4 है, सबसे बड़ी 7 है। ठीक है, तो इसको आप अगर पहले को 4x मानते हैं तो दूसरे को 5x मानते हैं,
तो तीसरा क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा, और तीनों का सम क्या बोल रहा है, कितना है 320 के बराबर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5 4 9 8 17, 7 5 12 4 16, 16 इक्वल टू 320। ठीक है, 16 से चला जाएगा 20 टाइम्स, x का वैल्यू निकल गया 20। ठीक है, तो अब क्या पूछा है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का सम, यानी कि 4x प्लस 7x पूछा। 4x प्लस 7x कितना होगा 11x, और x का वैल्यू कितना है 20, 11 इंटू 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा 220। ठीक है, ऑप्शन बी। अब देखिए ऐसे सवाल को आप जल्दी से कैसे बना सकते हैं, जैसे ही पूछा ना कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का सम क्या है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी कौन है, 4 और 7 दोनों को जोड़िए 11 होता है, और जैसे 11 हुआ तो ऑप्शन पे सीधे चला जाए। 11 से देखिए कौन सा डिवाइड हो रहा है, अगर कोई सिर्फ एक डिवाइड होगा तो वही आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन बी ही सिर्फ डिवाइड हो रहा है, आप देख लीजिए, और अगर एक से ज्यादा डिवाइड होगा तब फिर आपको फिर इतना सारा प्रोसेस करना ही पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो एग्जाम में मैंने ऐसे ही क्वेश्चन देते हैं कि आप जल्दी से बना लो। ठीक है, तो आप डायरेक्ट इसको अगर आप प्रैक्टिस किए रहेंगे प्रीवियस ईयर तो ऐसे क्वेश्चन को ना आप डायरेक्टली बना सकते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, ये भी फिर रीजनिंग का सवाल है, फिर उसी तरह इसको जाएंगे कि 15 प्लस का देखिए क्या दिया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन साइन, गुना 7 गुना का क्या दिया हुआ है, गुना का आपका यहाँ से आ गया है प्लस, प्लस 12 भाग का क्या दिया हुआ है माइनस, माइनस 7, कितना हो जाएगा 105 प्लस 5 इक्वल टू 110। बिल्कुल आसान है, बहुत आसान सवाल, बिल्कुल 10 सेकंड बना सकते हैं, लिखने की आपको जरूरत नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ तो इतना समय लग रहा है, ऐसे क्वेश्चन आप मुंह से भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है कि आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो ये होता है हमारा पीपीएम, पेज पर मिनट। इसका मतलब हुआ कि 1 मिनट में प्रिंटर कितने पेज प्रिंट कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, रीजनिंग से सवाल है कि रोर लायन से रिलेटेड है, तो उसी तरह आउल से क्या रिलेट होगा, तो रोड लायन क्या करता है, रोड यानी कि साउंड का यहाँ पर दिया हुआ है, उसी तरह तो आउल का आपको याद रखना पड़ेगा, आउल हुटिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो और देखिए ऑप्शंस का देखिए पोस्टमार्टम करते हैं, हॉल, हॉल साउंड कौन करता है, वोल्फ भेड़िया। ठीक है, ग्रंट कौन करता है, पीक सुअर। ठीक है, क्रॉक कौन करता है, फ्रॉग मेढक। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे ना, आप जैसे ऐसे सवाल आप देखें तुरंत क्या करें, वीडियो जैसे ही खत्म हो आप गूगल करें, तुरंत कुछ निकाल लें इंपोर्टेड एनिमल्स के साउंड और उसको आप रट लें, क्योंकि रेलवे में ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाते हैं, हर एक सेट में आपको एनिमल का साउंड से रिलेटेड क्वेश्चन मिल ही जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कथन और निष्कर्ष है। कथन क्या कहता है कि उच्च जोखिम लेने पर उच्च फल मिलता है, चलो ठीक है मान लिए। अब निष्कर्ष क्या है, कोई जोखिम नहीं कोई लाभ नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, जोखिम लेने पर उच्च फल मिलता है, लेकिन ये तो नहीं लिखा हुआ है कि जोखिम ना लें तो उच्च फल ना मिले, ये निष्कर्ष गलत है। दूसरा निष्कर्ष क्या है, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में जोखिम लेना चाहिए, ये जरूरी थोड़ी है, अगर हम बिना जोखिम लिए भी कुछ फल मिल सकता है तो ये जरूरी है थोड़ी है कि जोखिम हम लें, तो दोनों तर्क क्या है हमारा गलत है, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ना तो 1 ना ही दूसरा तर्क सही है। ठीक है, सभी कलम किताब है। ठीक है, पेन, सारे पेन बुक्स हैं। ठीक है, बुक, सभी किताबें मेज हैं, सभी किताबें क्या है मेज है, एम है। ठीक है, अब देखिए कंक्लूजन क्या है, सभी मेज कलम है, सभी मेज कलम हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, मेज बाहर है कलम अंदर है, सभी मेज कलम नहीं हो सकता, ये गलत है। कुछ मेज कलम है, हाँ कुछ मेज कलम है, सब मेज तो कलम नहीं होता, मेज बाहर है कलम अंदर है, ये बिल्कुल सही है, नीचे ऑप्शन चेक करने का जरूरत ही नहीं है क्योंकि मल्टीपल चॉइस है नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, कोई दिक्कत। आप इस दोनों ऑप्शन को चेक कर सकते हैं, बिल्कुल गलत होगा। उसी तरह हमारा अगला सवाल है, यूएई दिरहम से रिलेटेड है, उसी तरह कोरिया किससे होगा, तो दिरहम क्या है, यूएई का करेंसी है। ठीक है, करेंसी, उसी तरह कोरिया की करेंसी को वॉन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे ऐसे क्वेश्चन आए फटाक से आप क्या करेंगे, वीडियो खत्म होने के साथ पूरा करेंसी और स्टेट
करेंसी और कैपिटल कम से कम एशिया का आप याद कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए सवाल रीजनिंग का है। ऐसे क्वेश्चंस में ना आप अल्फाबेट का क्रम को याद रखेंगे, जैसे क्वेश्चन बहुत जल्दी बनेंगे। जैसे ए का क्रम क्या होता है, 1 होता है। इट, ई का क्रम क्या होगा, 5 होता है। ए का 1, टी का 20, यानी कि क्या है, तीनों का सम क्या है 26, यानी क्रम का सम है। तो उससे सीट में क्या होगा, सीट का क्या होता है क्रम, एस का 18, ई का +5, ए +1, टी का क्या होता है +20। जोड़ कर देखिए कितना आता है 45, ठीक है। कोई दिक्कत, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेम का एक प्रकार नहीं है, तो अम्बिलिकल स्टेम का प्रकार है, फेटल स्टेम का प्रकार है, एम्ब्रायनिक स्टेम का प्रकार है, फैट नहीं है। ये आपका न्यूट्रिशन है। फैट प्रोटीन होता है, इसी तरह ये फैट है। ये फैट क्या है, न्यूट्रिशन है, स्टेम नहीं है, स्टेम सेल नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा क्या है, ये आपका डेटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या है। वित्तीय वर्ष 14-15 के लिए कुल बिक्री कितनी है। 14-15 में बिक्री कितना हुआ है पूरा, ये देखना है। तो 14-15 कहाँ है, ये पूरा है, देखिए। और अब देखिए हेडलाइन में देखिए क्या लिखा हुआ है, हेडिंग में, ये तिमाही है, तिमाही भैया। तो वर्ष जोड़ना है, तो यानी कि आपको पूरा वर्ष का जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पाए 14-15 में, तो ये पूरा ये वर्ष का जोड़ना पड़ेगा। तो चारों जोड़ कर जो आएगा वही आपका आंसर होगा। ये नहीं कि जल्दी में बस पहला ऑप्शन देखे मार के निकल गए, गलत हो जाएगा। फिर इसको जोड़ लीजिए आप, 45, 48, 44, 41, सिंपली आप जोड़ सकते हैं। 4 चौके 16, 160 प्लस 8 5 13 4 17 1 18, कितना हो गया 178। 178 ऑप्शन देखिए, मारिए आगे बढ़िए, 178 आंसर, ठीक है। हमारा अगला सवाल है 12-13 से 13-14 में कंपनी की बिक्री का साल दर साल विकास प्रतिशत में कितना होगा, ठीक है। मतलब 12-13 से 13-14 में जाने पर विकास का दर क्या है, ये हमें बताना है 12-13 के रिस्पेक्ट में। तो हमारा देखिए 12-13 का पहले निकाल लेंगे कितना होता है, 12-13 का आप जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 20, 30, 50, 70, 20, 90 प्लस 5 4 9 4 13 9 22, ठीक है। कितना आ जाएगा 112। अब 14-15 का निकालना है, नहीं सॉरी 13-14 का निकालना। तो 13-14 का आपका यहाँ आ गया, 13-14 में कितना आ जाएगा, 30 चौके 120, 120 प्लस कितना हो जाएगा 6 2 8 9 8 17, 17 3 20, यानी कि हो गया 140। अब दर निकालना है, तो कितना का अंतर है 28 का। दर किसके रिस्पेक्ट में निकलेगा, 12-13 के रिस्पेक्ट में, यानी कि 28 बटा 112 इंटू 100। 28 से कितने वाले चला जाएगा, 4 वाले, ये कितने वाले चला जाएगा 25 वाले, यानी कि आपका उत्तर 25 हो जाएगा, ठीक है। 25 है, बिल्कुल है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्तीय वर्ष 13-14 के लिए प्रति तिमाही औसत बिक्री क्या है। हमें औसत बिक्री निकालना है 13-14 के लिए। तो 13-14 में हमारा टोटल बिक्री कितना हुआ है, यहां से लेकर यहां तक। तो इसका टोटल आप जोड़ लीजिए डायरेक्टली। एक होता है किसी एक नंबर को एवरेज मान लें, जितना ज्यादा होता है उसको प्लस मानते हैं, जितना ज्यादा कम होता है उसको माइनस मानते हैं। लेकिन देखिए छोटा टर्म है, उत्तर करने जाएंगे उससे सही एक आराम से जोड़ ही लीजिए, 30 चौके 120 और प्लस 6 2 8 9 8 17 17 3 20, 140, उसी तरह जाएगा। टोटल कितना हो गया, 4 टर्म हो गया। एवरेज इतनी निकालना है, 4 से डिवाइड कर दें, 140/4 कितना हो जाएगा, 140/4 होता है 35, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में होगा, बिल्कुल है ऑप्शन डी 35 लाख। देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी में 35 लाख है, लेकिन यहाँ पे आपका क्या है, सेकेंड ऑप्शन में डी दिया है। इस चीज का ध्यान रखेंगे आप। सेट लगाने का यही मतलब होता है कि छोटी छोटी गलती पे काम करें आप,
ताकि वहां पे आप सब कुछ करें लेकिन अंतिम से ऑप्शन में टिक लगाने में आपसे गलती करवा दे एग्जामिनर, इसलिए इसे ऑप्शन सेट किया जाता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महान सम्राट अशोक किस वंश के थे। महान सम्राट अशोक हमारे मौर्य वंश से थे। ठीक है, और मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे आपसे पूछ लिया, ऐसा सवाल पूछा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, उसी तरह मुगल वंश के संस्थापक कौन थे, बाबर थे। गुप्त का कौन, ये श्रीगुप्त थे। ठीक है, श्रीगुप्त। ठीक, वह चोल वंश के कौन थे, विजयालय, विजयालय। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है ए और बी साथ मिलकर एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं, उनकी काम करने की दर का अनुपात 8:5 है, तो ए उसी काम को अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। दोनों का क्षमता दिया है, कितना कितना का दिया, 8:5। ये 8 ए का है, ये 5 बी का है। ठीक है, अगर मान लीजिए ए एक दिन में 8 यूनिट वर्क करता है, ठीक है, तो बी एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 5 करेगा। तो दोनों मिला के एक दिन में कितना यूनिट काम कर लेगा, दोनों मिला के एक दिन में 13 यूनिट। ठीक है, ए प्लस बी इक्वल टू 13 यूनिट। लेकिन क्या कहता है कि दोनों मिलकर जो है 40 दिन में काम कंप्लीट करता है। टोटल कितना यूनिट वर्क हो जाएगा, अगर एक दिन में 13 यूनिट काम कर रहा है और 40 दिन में कर रहा है तो टोटल कितना यूनिट हो गया, 520 यूनिट वर्क। तो पूछ रहा है ए उसी काम को अकेला कितने दिनों में करेगा। तो टोटल काम तो आपका 520 है और एक दिन में ए कितना कर पा रहा है, 8 ही कर पा रहा है, तो कितना दिन में कंप्लीट करेगा। तो 8 से चला गया 6 बार में और 8 से इधर चला जाएगा 5 बार में, 65 दिन में कर लेगा। ठीक है, ऑप्शन ए। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा हो। समझ में आए, अच्छा लगे तो थोड़ा सा वीडियो को लाइक करके शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, थोड़ा मुझे भी आप सपोर्ट करें। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था। तो ये आपका मुगल सम्राट शाहजहां कौन सी बनवाए थे, जामा मस्जिद बनवाए थे दिल्ली का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा श्रीलंका को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सीलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई। तो सीलोन कब दिया गया इसको स्वतंत्रता, 1948 में। ठीक है, 22वां सवाल है, एक समकोण त्रिकोण का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर है, यदि आधार से 7 मीटर अधिक, यदि ऊंचाई आधार से 7 मीटर अधिक होती है तो उसका आधार ज्ञात करें। चलिए ठीक है, ये क्या बोलता है, एक समकोण है, 90 डिग्री हो जाएगा समकोण है। क्या बोल रहा है, ऊंचाई आधार से 7 मीटर अधिक है, यानी कि आधार अगर x है, ऊंचाई क्या है, x प्लस 7 होगा। ठीक है, और क्या बोला इसका क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल है आपका, क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू बेस, बेस का क्या है x इंटू क्या है हाइट, हाइट का क्या है x प्लस 7 इक्वल टू कितना है 30, यानी कि x इंटू एक्स प्लस 7 कितना आ गया 60 आ गया। ठीक है, देखिए अब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो क्वाड्रेटिक बनेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। तो आइए हम लोग ऑप्शन से डायरेक्ट देखते हैं क्या पूछा है। बेस ही तो पूछा था, एक्स का वैल्यू पूछा था, एक्स का ऑप्शन रख के चेक कीजिए। 5 रखेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 इंटू 12, पहला ही ऑप्शन देखिए मैच कर गया, इंटू इक्वल टू 60 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 5 रखेंगे, 5 7 12, 5 इंटू 12 इक्वल टू 60, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है, अगर ऑप्शन ए नहीं मिलता बी चेक करते, कितना देर लग, तो 3-3 सेकंड में तो सारा ऑप्शन चेक हो जाएगा। लेकिन आप क्वाड्रेटिक बनाने जाएंगे तो आपको 20 से 25 सेकंड तो लग ही जाएंगे आराम से, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को आप ऑप्शन से चेक करें, ज्यादा कन्वीनियंट होगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस का अर्थ क्या है। होमोसेपियंस का अर्थ होता है बुद्धिमान आदमी। ठीक है, आदमी तो बुद्धिमान होता ही है, तो उसी को वहीं से साइंटिफिक नाम दिया गया होमोसेपियंस। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई संख्याओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है, मतलब आपको बढ़ते क्रम में इसको सजाना है। तो ऐसे क्वेश्चन पे देखिए आपका कुछ भी कोई भी ट्रिक काम करने वाला नहीं है इसमें। आपका देखिए यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 97 है जो कि प्राइम है, यहाँ पे 94 है, फिर यहाँ पे 79 है जो कि प्राइम है। तो आपको सीधे डेसिमल में सॉल्व करना पड़ेगा। सीधा आप कोई एक ऑप्शन उठाएं, इसका डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें और सॉल्व कर लें, और देखें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, ये उम्मीद करता हूँ आप खुद से कर लेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई? इतना लेट स्वतंत्रता किसे मिला था भाई? ये मिला था साउथ सूडान को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये रीजनिंग से है। यदि स्टूडेंट के लिए NVPZPO लिखा जाता है तो टीचर के लिए क्या लिखा जाएगा? देखिए हमारा इसमें पकड़ना है कि क्या ऑर्डर फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो S से N जाने में कितना लग रहा है? N से S जाएंगे OPQRS यानी कि -5। ठीक है, उसी तरह T से V जाने में कितना लग रहा है? UV यानी कि +2। ठीक है, उसी तरह U से P में जाने में कितना लग रहा है? P से QRSPU यानी कि -5, यानी कि -5 + 2 -5 का अल्टरनेट सीक्वेंस है। उसी तरह देखिए अब हमारा टीचर में आते हैं। ठीक है, टीचर T से -5 जाएंगे, क्या हो जाएगा? T से -5 चलेंगे तो ऑप्शन में देखिए आप V है TUV, यानी कि ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक, यही दोनों में से कुछ होगा। तो पहला ऑप्शन दोनों में O है, O को हमको चेक करने की जरूरत नहीं। E है, दूसरा ऑप्शन देखिए TE, E से आपको +2 चलना है। ठीक है, तो E के बाद FG यानी कि O और G जहां होगा वही आंसर होगा। देखिए पहला ऑप्शन है आपका मिल गया, देखो आपको पूरा चेक करने का जरूरत भी नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर के निर्माता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने का निम्नलिखित में से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता है? मतलब कि कोई प्रोग्राम एक बार बन जाए तो उसको फिर से चेंज नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, जिसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। इसका है क्या, एक बार जो प्रोग्राम बन गया फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से EPROM का फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसको आप एक बार इरेज कर सकते हैं। रैम का फुल फॉर्म जानते हो, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ये वोलेटाइल मेमोरी होता है, ये इरेज होता है। दूसरा है EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसको आप 10,000 टाइम से भी ज्यादा बार इरेज कर सकते हैं, फिर से प्रोग्राम लिख सकते हैं। अभी आपका यही जो है ना चल रहा है सबसे इम्पोर्टेंट। अभी आपका यही चल रहा है। कोई पूछे कि अभी कौन सा सबसे ज्यादा चलन में, तो EEPROM। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 50 है और उन दोनों का अनुपात 7:2 है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? देखिए दोनों संख्या का रेशियो क्या है? 7:2 है, यानी कि अगर एक 7 है तो दूसरा 2 है, यानी कि 7x अगर मानते हैं गुना 2x कितना हो जाएगा? 14x²। दोनों संख्याओं का गुणनफल ही तो पूछा है, यानी कि 14x² का वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में देखिए 14 से कौन सा टर्म कट रहा है? देखिए 14x² होगा आंसर, ये तो फिक्स है, यानी कि 14 का वो मल्टीपल होगा। देखिए ऑप्शन देखिए 14 का जो मल्टीपल हो जाए वही ऑप्शन होगा। देखिए ऑप्शन सी 14 का मल्टीपल है, बिल्कुल दिख रहा है सीधा सा, और आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखिए 14 × x² है, यानी कि 14 और x² के ऊपर 100 यानी कि x के ऊपर 10, यानी कि अगर x 10 है तो यानी कि 7:2, तो एक नंबर अगर हमारा 70 हो जाएगा तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर पूछा है। ठीक है, दोनों धनात्मक संख्या का अंतर क्या है? दोनों 70 - 20 कर दीजिए, 50 ही तो होगा। मैच भी कर रहा है ऑप्शन से, हमारा वेरीफाई भी हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए इसमें क्या कहता है, यदि हेल्थ को IDBKUG लिखें तो हॉस्पिटल को क्या लिखेंगे? देखिए इसका सीक्वेंस पता कीजिए, एक सेकंड। H से I पे जाने में क्या होता है? +1। ठीक है, और E से D पर जाने में क्या होता है? -1। उसी तरह A से B पर जाने में क्या होता है? +1, यानी कि +1 -1 का अल्टरनेट रेशियो सीक्वेंस चल रहा है। ठीक है, तो S से 1 जाएंगे तो I, यहाँ पर देखिए O से 1 कम आएंगे तो N। देखिए ऑप्शन देखिए IN कहीं है? IN सिर्फ एक ही में है, तो पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, डी ऑप्शन मार के हम लोग निकल जाएंगे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि
जालियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? जालियांवाला हत्याकांड का आदेश वही दिया था, कौन दिया था? कॉलोनेल रेजिनाल्ड डायर। ठीक है, कौन दिया था? कॉलोनेल रेजिनाल्ड डायर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज से 80,000 रुपये के 2 वर्ष बाद 20% की वार्षिक दर से कितने रुपये हो जाएंगे? बोलता है अगर 80,000 रुपये है, ठीक है, 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज से, और ब्याज कैसे जोड़ना? अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक में क्या होता है, अगर वर्ष है वर्ष को डबल कर दिया जाता है, यानी कि 4 वर्ष हो गया, ठीक है, और दर को आधा किया जाता है, 20 है, ये हो जाएगा आपका 10%। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला सीधा लगाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज का। क्या होता है? P इंटू 1 प्लस R/100 पावर 10। ठीक है, तो P क्या आपका 80, 1 प्लस 10/100 हो गया। टाइम क्या हो जाए? 2 वर्ष से 4 हो गया। ये देखिए, ये था कि 20 वर्ष था तो 10 कर दिए। आप इसको अब सीधे कर सकते हैं, क्या हो जाएगा? इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.1 का पावर 4। अब देखिए, इसको मैंने डायरेक्ट क्यूब बनाया, क्योंकि देखिए 11 का क्यूब तक तो याद रहता है, क्यूब बिल्कुल याद रहता है, 1 3 3 1। ठीक है, 11 का क्यूब 1 3 3 1 होता है। आपको एक बार और बढ़ना है, इसको 11 से एक बार और मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जैसे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे समथिंग आएगा, उसको आप 8 से सिर्फ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जैसे आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत स्पेस नहीं है, नहीं तो मैं सॉल्व भी कर देता है। यहाँ पर आप सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। और डेसिमल का टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि देखिए ऑप्शन में बहुत डिफरेंट नंबर है, ऐसा ही टर्म आएगा, एक जीरो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन टर्म बिल्कुल ऐसा ही आएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, बिहार पटना से रिलेटेड है तो गुजरात किससे रिलेटेड होगा? देखिए, पटना की राजधानी क्या है? सॉरी, बिहार की राजधानी क्या है? पटना। तो उसकी गुजरात की राजधानी क्या है? कहाँ की नहीं है। ठीक है, जैसे जयपुर किसकी राजधानी है? राजस्थान। अहमदाबाद क्या है? ये राजधानी नहीं है, ये गुजरात का एक शहर है। दमन क्या है? ये गुजरात का एक शहर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रारंभिक कंप्यूटर नहीं है? ये पूछा गया। ये देखिए एसएससी का इसका ऑब्जेक्शन है, ये क्वेश्चन गलत है, गलत क्वेश्चन को हम ध्यान नहीं देंगे अभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति अपने पुत्र से 26 वर्ष बड़ा है, 3 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुना हो जाएगी, तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 3 वर्ष बाद उसके पिता की आयु जो है ना, अपने पुत्र की आयु 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि, और अभी का प्रेजेंट ये आपको निकालना है उसके बाप का। ठीक है, तो क्या करेंगे ना ऐसे क्वेश्चंस को, वर्तमान आयु निकालना, तो वर्तमान इस ऑप्शन में देखिए, वर्तमान आयु में 3 जोड़िए, और 3 जोड़ने के बाद जो भी ऑप्शन 3 से कट जाए समझिए कि वही उसका उत्तर होगा, क्योंकि 3 वर्ष बाद पूछा और 3 गुना हो जाएगा। उम्र तो कभी भी हमेशा इंटीजर में ही होगा, 3 गुना 4 गुना कुछ भी हो जाए इंटीजर में होगा। 3 वर्ष जोड़ेंगे, 10 में जोड़िए 13 होगा, 3 से कटता है नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। 36 में जोड़िए 3 कटता है, 39 ये कटता है। आगे चेक करते हैं, 32 प्लस 3 35, 3 से कटता है नहीं कटता है। 40 प्लस 3 43, 3 से कटता है नहीं कटता है, यानी कि आंसर ये सही हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, मान लीजिए अगर 2 ऑप्शन सही होता, ठीक है, तो दोनों को क्रॉस चेक कर लेते हैं। हमें 4 तो नहीं करना पड़ता ना, कम से कम 2 ही करना पड़ता। लेकिन आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में वैसा नहीं देता, इस पर टाइम लगे, वो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करता है। ठीक है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, तो दिक्कत। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 23 26 29 31 39 और 11 की माध्यिका क्या? माध्यिका में मीडियन। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है? असेंडिंग ऑर्डर में, यानी बढ़ते क्रम में अरेंज करना पड़ता है। तो पहला क्या हो जाएगा? 11 23 25
26, 29, 31, 39, कितना हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि चौथा टर्म आपका क्या हो जाएगा, मध्यिका हो जाएगी, यानी कि मीडियन 3 इधर हो गया, यानी कि 26 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 26। नेक्स्ट हमारा सवाल है, एक निश्चित धनराशि का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 6 वर्षों के लिए निवेश किया जाए। ये देखिए साधारण ब्याज से, तो बहुत आसान क्वेश्चन होगा। यदि यह 3% अधिक दर पर निवेश की गई होती, अगर 3% अधिक होता तो 900 रुपये अधिक प्राप्त होते। तो मूलधन ज्ञात करो। 3% अधिक है तो 900 रुपये अधिक मिलता है, यानी कि क्या होता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू टी इंटू आर बाय 100 इक्वल टू साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, क्या दिया है P इंटू टाइम क्या दिया है 6 वर्ष, 6 कितना से बढ़ जा रहा है, अगर 3% से बढ़ जा रहा है तो साधारण ब्याज कितना ज्यादा मिल जा रहा है 900 रुपये, 900। ठीक है, सीधा आप काट देंगे 18 50, यानी कि कितना हो जाएगा 51200, यानी कि प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 5000। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट हमारा अरिथमेटिक का सवाल है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप डायरेक्ट कर सकते हैं। एलसीएम ले लीजिए 45, 5 9 45, 9 दूनी 18 प्लस 9 5 45, 5 दूनी 10। ठीक है, डिवाइड कर देना है, फिर 45 आएगा यहाँ नीचे। ठीक, 5 नंबर 9 दूनी 18 प्लस 9 5 25, ये दोनों तो कट ही जाएगा। 28 इधर आ गया बटा 25 और 18 कितना होता है 43, यानी कि 28 बटा 43। देखिए आपको एक दो स्टेप बहुत जल्दी में करना पड़ेगा, ये आपको समझा रहे जितना समय लग रहा नहीं तो इसे क्वेश्चन और भी जल्दी होंगे। ठीक है, इससे भी कम लिखना पड़ेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य सही क्या है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है, बिल्कुल ये ऑप्शन सही है, और हमें एक ही ऑप्शन टिक मारना चाहिए, बिल्कुल गलत होगा। हमेशा याद रखें रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है हमेशा उल्टा होता है। ठीक है, और एक सवाल आपसे एक और पूछता है कि हमारे आँख में जो प्रकाश प्रवेश करता है उसको कंट्रोल कौन करता है, कितना प्रकाश अंदर जाएगा नहीं जाएगा, उसको बोलते हैं इरिस, IRIS। हिंदी में शायद इसको इरिस ही बोलते हैं, कंफर्म कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया ऐसा क्वेश्चन। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से जो भिन्न है चुने। भिन्न क्या है, सीरियस क्या है, एक स्टार है, मार्स नेपच्यून सैटर्न क्या है, तीनों क्या है प्लेनेट। ठीक है, तो ऑप्शन ये सही जगह, अलग चुनना भिन्न, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है, तो रेडियम हमारा निकलता है पीच ब्लेंड से। ठीक है, कोई दिक्कत। अगला सवाल है, जब का करंट से रिलेटेड है, इसको आप इग्नोर करें क्योंकि अभी आपको किसी काम का नहीं होगा, करंट तो आपको अभी कहीं पढ़ना पड़ेगा। हमारा 42वां क्वेश्चन है, P कार्य करने में Q से दुगुना सक्षम है, यानी कि अगर Q एक दिन में X यूनिट वर्क करता है तो P कितना यूनिट करेगा 2X। ठीक है, दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 72 दिनों में पूरा कर देते हैं, यानी कि P प्लस Q एक दिन में कितना करेगा 3X, लेकिन टोटल कितना दिन लगा देता है 22 दिन लगा देता है, यानी कि 22 दिन लगा है। टोटल कितना यूनिट वर्क होकर जाएगा 22 इंटू 3X, 22 इंटू 3X, यानी कि 66X वर्क हो गया। ठीक है, तो Q अकेला इस काम को पूरा करने के लिए कितना समय लेगा। ठीक है, तो Q अकेला इस काम को करने में कितना समय लेगा, अगर X को 1 यूनिट मान ले तो क्या हो जाएगा 66 यूनिट वर्क हो गया। तो Q क्या है, एक दिन में 1 यूनिट वर्क कर रहा है और टोटल वर्क कितना है 66 यूनिट, कितना दिन हो जाएगा 66/1 इक्वल टू 66 डे। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। हमारा अगला सवाल है, एक 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है,
यदि संख्या में 27 जोड़े तो यह अपने अंकों के योग की 7 गुना हो जाती है। यह दो अंकों की संख्या क्या है? देखिए ऐसे क्वेश्चन है ना। देखिए यहाँ पे क्या पूछा, यदि संख्या में 27 जोड़ दिए अपने अंकों के योग की 7 गुना हो जाएगी, यानी कि जो भी नंबर आएगा ना वो 7 गुना हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन से आप चेक कीजिए, 27 सब में जोड़िए, ठीक है। देखिए 7 का योग क्या बोल रहा है, अंकों के योग की 7 गुना हो जाए, यानी कि वो 7 का मल्टीपल होगा, ये तो फिक्स है। तो अगर 24 में 27 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 24 में 27 जोड़ने पर आता है 51। 7 का गुणनखंड है, गुणन क्या बोलते हैं, गुणनफल नहीं है, ठीक है। 12 में 27 जोड़ेंगे कितना आएगा? 39। 7 का है, नहीं है। 48 में जोड़ेंगे 27 कितना हो जाएगा? 65। 7 का है, नहीं है, ठीक है। सॉरी, ये हो जाएगा आपको कितना? 75 होगा, फिर भी 7 का नहीं है, ठीक है। 36 में कितना जोड़ेंगे? 27। 7 का है 13, 5 1 6। 7 का डिविजिबल डी है, यानी कि ऑप्शन 36 हो जाएगा। अब 30 आएगा, क्रॉस चेक आप करके देख लीजिए। देखिए 6 3 9 36, 9 चौके 36, 4 गुना है, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। 27 जोड़िए उसमें, 27 जोड़ने कितना? 63, ठीक है। अब 63 जोड़ेंगे, ये अपने अंकों के योग की 7 गुना हो जाती है, यानी कि 6 3 9 9 7 63, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 2016 में लॉन्च की गई सर्वप्रथम तेजी से असर करने वाला रेबीज रोधी दवा का लॉन्च डैश में किया गया था। कहाँ किया था? भारत में। ये आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है NaCl का रासायनिक सूत्र क्या है? NaCl का सबसे आसान है, नमक होता है, सब जानते हैं। अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NH3 होता है। पानी का क्या होता है? H2O होता है। चीनी का क्या होता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा नाम है, देखिए आपको याद है कि नहीं। अगला क्वेश्चन है, एक नाव धारा के विरुद्ध दिशा में शहर X से शहर Y की ओर जाती है और धारा की दिशा में शहर Y से शहर X की ओर वापस आती है। यदि स्थिर पानी में नाव की गति 40 किमी प्रति घंटा में, स्थिर गति मानते हैं X है, 40 किमी प्रति घंटा स्पीड है, और धारा की गति क्या है? धारा की गति Y मानते हैं क्या है? 10 किमी प्रति घंटा। तो पूरी यात्रा में नाव की औसत गति क्या होगी? देखिए जब धारा के विरुद्ध जाएगी तो क्या हो जाएगा? 40 के साथ तो जा रही है, लेकिन धारा उसको 10 क्या करेगी? विरोध करेगी, टोटल कितना हो जाएगा? 30। और धारा के जब साथ चलेगी तो क्या हो जाएगा? दोनों ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 50। आप पढ़ें। और एवरेज क्या होता है? एवरेज स्पीड क्या होता है? जब दूरी इक्वल हो तो एवरेज स्पीड क्या होता है? 2xy बटा x प्लस y होता है। ये x यहाँ पे ये नहीं है, ठीक है। इसको ऐसे मान लीजिए आप, 2ab बाय a प्लस b, ठीक है। 2ab क्या हो जाए? 2 इंटू, जब धारा के विरुद्ध चल रहा था क्या था? 30 था। धारा के साथ चल रहा था कितना था? 50 था, ठीक है, बटा x प्लस वाई, यानी कि 50 30 80, ठीक है। कोई दिक्कत? 2 4 जा, यानी कि कितना हो जाएगा? 150/4। 150/4 कितना होता है? 4 3 जा 12, 4 7 जा 4 5 जा 37.5, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 रग्बी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2019 का रग्बी विश्व कप जो जापान में आयोजित हुआ, तो ये अभी 2019 में हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर 2020 में पूछ सकता है कि रग्बी विश्व कप की मेजबानी किस देश ने करी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहले 1 घंटे में 50 किमी प्रति घंटा से चलता है और अगले 2 घंटे 27 किमी प्रति घंटा से चलता है, ठीक है। पहले घंटे में 50 की स्पीड चलता है, अगले 2 घंटे में, दूसरे घंटे में भी 70 और तीसरे में भी 70 की स्पीड चलता है, ठीक है। पी की औसत गति क्या है? तो औसत गति निकालना है, तीनों अलग अलग है, ठीक है। तो औसत गति क्या होता है? टोटल सम डिवाइडेड बाय टोटल जितना नंबर, टोटल जितना है, क्या बोलते हैं, 3 है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 1
9/3 कितना हो जाएगा 363.3, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी ने एक वस्तु 1200 रुपये में खरीदी और इसे 10% लाभ में बेच दिया, ठीक है। यदि यह 1380 रुपये में बेची गई होती तो लाभ कितने प्रतिशत की होगी। एक वस्तु का क्या है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, ठीक है, खरीद मूल्य कितना है 1200 रुपये। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में 10% का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमें कॉस्ट प्राइस तो दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है, विक्रय मूल्य 1380, अंतर कितना, अंतर जो वही तो प्रॉफिट होगा, अंतर कितना 180 का, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत पूछ रहे थे, लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ बटा सीपी गुना 100, 100 कट गया 12 इक्वल टू 15% लाभ होगा, ठीक है। ऑप्शन डी होगा, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है, ऑप्शन ये सही है, बिल्कुल 15% होगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग से है, देखिए क्वाइल को इतना लिखते हैं, पुलिस को इतना लिखते हैं, तो प्राइस को क्या लिखते हैं, तो क्वाइल क्या लिखते हैं, सी किसके लिए आता है 3 के लिए, वो किसके लिए आता है 15 के लिए। देखिए अगर आपको इसका सीक्वेंस याद है, कौन सा डिजिट किस नंबर पे आता है, तो आपको दिखते के साथ दिख गया होगा। देखिए सी 3 है, उसमें ओ देखिए 15 है, ये आई देखिए 9 है, एल देखिए 12 है, यानी कि नंबर है, कौन सा डिजिट किस नंबर पे है वो नंबर आपको बताना है। देखिए पी किस पे आता है 16 पे आता है, आर किस पे आता है 18 पे आता है। देखिए 16 18 किसी में है, 16 18 आपका तीसरे ऑप्शन में, ठीक, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन बाकी चेक करने का कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत।